अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर 113 स्टार्ट हो गया जी हमारा। फ्रेमवर्क हमने शुरू किया था, जिसमें मैंने आपको अभी तक क्या बताया, सिर्फ कि एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, फिर एक अच्छी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यूज़फुल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो इसका ये ट्री बना के मतलब की बातें इसमें से आपको निशान लगवा दी थी, ठीक है जी। उसके बाद फिर हम जंप लगा के चले गए। मैंने कहा बच्चे बोर हो रहे हैं तो थोड़ा सा शाम में बोर करेंगे, हम जंप लगा के इधर आ गए थे। कॉन्सेप्ट्स ऑफ कैपिटल मेंटेनेंस, फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस में मनी टर्म्स, बस वही रुपीस पड़े हैं। खाने लगा था बर्गर, हमने कहा था शामी निकालो, जब शामी निकाला था तो रियल टर्म्स आ गया था, और फिर नहीं हमने फिर अंडा भी निकाल दिया था, ठीक है। तो फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस आ गया था। आसान कॉन्सेप्ट है, मुश्किल तो कोई नहीं। कि मुश्किल लगे थे, मुश्किल लगे थे, चलो फिर छोड़ दो, सीए रहने दो, फिर ये रहने दो। अब ये हो गई एग्जाम्पल, इसको काटो। अब ये कमेंट्री पढ़ ली थी आप लोगों ने? कमेंट्री किसी ने पढ़ी हो? किसी ने? कोई बात नहीं है, पढ़ोगे भी तो कुछ निकलना नहीं है इसमें से। जो निकलना भी था, जो निकलना भी था वो ये है, ठीक है। तो ये मैं ज़रा करीब अब ले आता हूँ, मैंने दूर रखा था रात को जब सेट कर रहा था इन चीज़ों को, तो ये अब करीब हो गया, ठीक है जी। तो आपके लिए बस इतना ही काफ़ी है, ये याद रखना है। एमसीक्यूज़ भी हो जाएंगे, न्यूमेरिकल भी, एमसीक्यू न्यूमेरिकल आए, एमसीक्यू थ्योरेटिकल टाइप आए, या क्वेश्चन पूछ ले, सब काम इस एक टेबल से हो जाएंगे कैपिटल मेंटेनेंस के कॉन्सेप्ट्स में, ठीक है। अभी देखते हैं एमसीक्यूज़ होते हैं, सारे नहीं करवाऊंगा, एक आधा करवा दूंगा। मतलब पता होना चाहिए, ये डिफरेंट नेम्स जो लिखे हैं ना, ये भी बड़े जो है वो बदतमीज़ हैं। यही पूछ लेता है, इसको ये वाला मेथड भी कहते हैं, या ये मेथड यूज़ कर रहे हैं, उत्ते का ना एलो पाए, किसको, इसको हटा दें, इससे बात कर, उत्तम से बात कर रहा है, पीछे मुँह करके दे, पीछे मुड़ो, नहीं करनी, कहता मैंने बात नहीं करनी। अच्छा ओके अच्छा जी। अब वैसे तो ये चैप्टर हो गया ख़त्म यहाँ पे, ठीक है। ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो इंट्रो वाले में बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा, ठीक है जी। कंसिस्टेंसी एक जगह लिखा हुआ मिला था कि कहीं किसी ने जो है वो देखना होगा कंसिस्टेंसी क्या है, तो यहाँ से देख लेंगे। मटीरियलिटी है, प्रूडेंस किसे कहते हैं, मैचिंग कॉन्सेप्ट, ऑफसेटिंग वगैरह वगैरह। कोई एज सच ये कभी चीज़ इस्तेमाल हुई नहीं, लेकिन बहरहाल कुछ पढ़े हुए बच्चे को पढ़ा होता है इंट्रो के अंदर, बच्चे का दिल होता है कि यार वो ज़रा भूल रहा है, कहीं किताब ढूंढूं इंट्रो की, तो यहाँ से देख लेंगे। इसको करने की कोई ज़रूरत वैसे है नहीं। अब रह गया बीच में जनाब ये एरिया, जिसके अंदर उन्होंने हमें बताया था ये रिकग्निशन और डी रिकग्निशन, कब कोई चीज़ रिकॉर्ड करें और कब कोई चीज़ निकाल दें किताबों से। अच्छा जी, तो रिकग्निशन क्राइटेरिया क्या है? और सादा सी बात है जी, वो कहता है कि रीड ओनली करना है एक बार इसको, सिर्फ एक बार, ठीक है। वो यही कहता है कि वो आइटम्स जो एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी की डेफिनेशन को मीट करें उनको बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना। ऐसे ही वो आइटम्स जो इनकम्स और एक्सपेंसेस की डेफिनेशन मीट करें उनको इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करना। और डेफिनेशन क्या है वो ऊपर बता के आ रहा हूँ। तो ये रिकग्निशन क्राइटेरिया उन्होंने लिखा हुआ है। However, not all items that meet definition of one of those elements are recorded. Not recording an item that meets the definition of one of elements makes statement of financial position less complete. And वो कह रहा है कि जो आइटम्स आपके डेफिनेशन को मीट कर रहे हों, अगर आप उनको रिकॉर्ड ना करें तो वो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को लेस कंप्लीट कर देते हैं, यानी कंप्लीट नहीं होती और बहुत सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन एक्सक्लूड हो जाती है। यानी इस तरह की बातें हैं कि जो सिर्फ एक बार आपने रीड करनी है, दोबारा बेशक वापस आके ना पढ़ना। दोबारा वाली बातें कौन सी हैं? दोबारा वाली बातें ये हैं जो मैंने CTM लिखी हुई हैं, सिर्फ निशानदेही वाली। इनको हर बार आपने पढ़ना है, कोशिश करनी है आजकल में ना इनको एक जगह पे ही लिखना। जहाँ पे आप टेबल बना रहे होगे ना, वहीं पे ये जो मैंने हाईलाइट किया है ना, इसको भी वहीं पर ही लिख लेना, कि आपने वहीं पर ही लिख लेना है। वो क्वालिटीज़ वाला टेबल बनेगा, उसी टेबल के नीचे आपने रेलेवेंस की ये 1.5 लाइन, 2 लाइन है, फिर फेथफुल रिप्रेजेंटेशन की ये 1 लाइन, और नीचे ये 3 पॉइंट्स 1 लाइन के अंदर, फिर ऐसे ही कंपेरेबिलिटी
वेरीफाइबिलिटी, टाइमलीनेस, ये डे के क्लाइंट जो है ये उसी टेबल के नीचे, जो टेबल आपने अपनी किताब में यहाँ पर ये बनाना ना कॉपी के ऊपर रजिस्टर पे, ताकि ये फ्रेमवर्क आपका 2-3 सफ़ों के ऊपर आ जाए बस, ठीक है ना। तो ऊपर से मैंने कुछ भी CTM नहीं कहा था अभी आपको, रीड ओनली वाला बस एक बार पढ़ लिया आपने, बस कहानी खत्म हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर आपने जहाँ पे ये टेबल बना लिया, ऐसे ये टेबल बनाया, इसके नीचे ये जो याद करने वाली चीज़ थी इसी के नीचे अपने रजिस्टर पे लिख लिया आपने, 5-6 लाइनों के ऊपर ये आ गया, ठीक है। ऐसे ये रीड ओनली है, यहाँ से एक बार आपने रीड कर लेना है। एसेट लायबिलिटीज रिकॉर्डेड ओनली इफ रिकग्निशन ऑफ दैट एसेट लायबिलिटी एंड ऑफ एनी रिजल्टिंग इनकम एक्सपेंसेस और चेन इक्विटी प्रोवाइड यूजर्स द फाइनेंशियल रेलेवेंट। अच्छा जी, ठीक है, वही वाली बातें कही जा रहा है कि जी आपने उसी को रिकॉर्ड करना है जो फेथफुल रिप्रेजेंटेशन के लिए ज़रूरी हो, ठीक है जी, और जो फेल टू मीट क्राइटेरिया हों उनको नहीं रिकॉर्ड करना, ठीक है जी। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको रिकॉर्ड तो नहीं करना होता क्योंकि वो रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया मीट नहीं कर रही होती, लेकिन उनको कभी कभी डिस्क्लोज करना पड़ जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे IAS 16 के अंदर डिस्क्लोजर्स कोई कमी थी भी, तो अभी जब रिवीजन में पड़ेगा ना, अभी काम अगले हफ्ते में जो आप लोग घर पे होंगे या जहाँ होंगे, तो मैं जो थोड़ी बहुत चीज़ें पढ़ा रहा हूँ उसके अंदर वो डिस्क्लोजर्स को भी सामने रखना है। कुछ चीज़ें उसमें से पेंडिंग की होती हैं ना, तो वो भी अब पढ़नी होंगी। बहरहाल प्रॉबेबली ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट हमने पढ़ी हुई थी कि IAS 16 के अंदर लिखा हुआ था कि आपने अगर कोई कमिटमेंट की है टू परचेज प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, कमिटमेंट का मतलब क्या, अभी एग्रीमेंट हुआ है, अभी आपका वो PPE का आइटम आया नहीं, आएगा, कंट्रोल में आएगा, तो डेफिनेशन क्या कहती है एसेट की, कि जो एंटिटी के कंट्रोल में हो रिसोर्स ड्यू टू पास इवेंट, वो एसेट है। अब वो कंट्रोल में तो आया नहीं, वो तो अगले साल आना है, अभी सिर्फ एग्रीमेंट हुआ है। तो IAS 16 में हमने लिखा हुआ कि अगर आपने कोई कमिटमेंट किया है तो जस्ट उसको लिख के बता दो यूजर को, ये क्या है, डिस्क्लोजर, लिख के बता दो कि हमने कमिटमेंट किया कि अगले साल के अंदर हमने ये एसेट खरीदना है या ये बिल्डिंग बनानी है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में भी ऐसा ही था कि हमने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बनाने का या खरीदने का एग्रीमेंट कर लिया, खरीदा नहीं अभी, इसलिए PPE डेबिट या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट तो नहीं हो सकता, लेकिन डिस्क्लोज करने। तो ये एक छोटी सी लाइन एंड पे भी लिखी हुई, तो जस्ट एक बार इसको पढ़ लेना, रीड ओनली लिखा है, कोई CTM नहीं है इसके अंदर। अच्छा, अब प्लीज़ आप लोगों ने, क्योंकि अभी क्लासेस चल रही हैं ना, ये मौका है, ठीक है, आपने इन एग्जाम्पल्स को आपने एक बार फटाफट देखना है। बिल्कुल सादा सी एग्जाम्पल्स हैं लेकिन MCQs बन जाते हैं इनसे, तो ये देखनी है सिर्फ, बहुत आसान है। देखो जैसे वो कहता है विच ऑफ द अबव एसेट्स विल बी रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो कि रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हो। तो जो बातें पढ़ी हैं ज़रा उनको ज़रा एक दफ़ा एग्जाम्पल देख लेना तो थोड़ा अच्छा हो जाता है आपका और एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये आपकी छोटी छोटी एग्जाम्पल्स हैं, ICAP की किताब के अंदर है, ठीक है। तो इनको आपने कर लेना है आज के दिन में। मेरा ये अंदाज़ा है कि ये एग्जाम्पल आपको थोड़ा सा तंग करेगी और ये मुझे कल डिस्कस करनी पड़ेगी शायद, प्रॉबेबली, ठीक है। 4 भी हो जाएगी बड़ी आसानी से। बहरहाल ये सारी आपने देखनी है, ठीक है। डी रिकग्नाइज कब करें किसी भी चीज़ को, कब अपनी किताबों से निकाल दें भाई, जब वो रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया जो रिकॉर्ड करने का था मीट कर रही थी, वो सीज टू मीट हो जाए। जैसे हमने कहा था कि जब PPE हमारे कंट्रोल में आ जाए तो रिकॉर्ड कर लो रिकग्निशन, तो जब हमने उसको बेच दिया था तो हमारे कंट्रोल से निकल गया था, तो क्या कर देते थे, डी रिकग्नाइज डिस्पोजल, ठीक है। तो डी रिकग्निशन इज रिमूवल of all or part of recorded asset or liability from entity's statement of financial position. Derecognition normally occurs when that item no longer meets the definition, वही वाली बात जो आपको बोली, ठीक है, of liability. For asset, derecognition normally occurs जब entity loses control. For liability, derecognition normally occurs when entity no longer has present obligation. मतलब liability लोन पे हो गया तो उसकी एंट्री क्या की, लोन डेबिट कैश क्रेडिट। तो अब ये लोन क्रेडिट नेचर की चीज था ना, तो डी रिकग्नाइज मतलब खत्म करना किताबों से। कैसे करेंगे, डेबिट करके। तो डेबिट कब किया, जब एंटिटी नो लॉन्गर नीड्स टू पे। एसेट कब डी रिकग्नाइज किया, जब एंटिटी नो लॉन्गर कंट्रोल्स इट। तो ये जस्ट रीड ओनली एक बार करना जरूर है, ओके। यहां पर लिखी हुई आगे एग्जांपल, तो रीड ओनली का मतलब रीड ओनली ही है। बहुत इंपॉर्टेंट है मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, MCQs में भी आते हैं, और एक दफ़ा उसने ये मेजरमेंट बेसिस को 2 से 4 नंबर का पूछ भी लिया है कि ज़रा ब्रीफली एक्सप्लेन करो। अब आप इसको देखते हैं तो हॉल उठते हैं कि जी ये तो यहाँ तक कहानी है, चलो एग्जाम्पल्स तो सर ने होमवर्क दे के गुजारा कर लेना है, चलो यहाँ से तो एग्जाम्पल्स यहाँ से शुरू हुई, चलो ये टेबल जो है उसी की समरी है, लेकिन समरी से ऊपर क्या पड़ा है ये सब क्या है, ये सब मेजरमेंट बेसिस है। एसेट या लायबिलिटी को मेजरमेंट करने की कौन कौन सी बेसिस हैं,
कौन कौन सी बेसिस यूज हो सकती हैं? तो इसके अंदर एक बेस है हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस। हिस्टोरिकल कॉस्ट पर आप चीज़ों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रखें, जैसे कि आपका कॉस्ट मॉडल, ज़्यादातर चीज़ें होती हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट में, जैसे आपका डेटर है, आपका कैश है, आपकी ये चीज़ें जो होती हैं सारी किस पे पड़ी होती हैं? अच्छा, आपका पीपीई भी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे पड़ा होता है, अनलेस कि आप उसके लिए रीवैल्यूएशन मॉडल यूज कर लें। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी कॉस्ट पे, अगर आपने उसको सब्सिक्वेंटली फेयर वैल्यू मॉडल पे नहीं कर लिया, तो एक बेसिस क्या है? हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस, और दूसरी बेसिस क्या है? फेयर वैल्यू। लेकिन ये फेयर वैल्यू जो है ना, ये दरअसल असल में ना ब्रॉड कैटेगरीज ये दो ही हैं। एक हिस्टोरिकल कॉस्ट कहलाती है, एक हिस्टोरिकल कॉस्ट कहलाती है, दूसरी अब करंट वैल्यू जो है ना, ये तीन तरह की है करंट वैल्यूज। अब ये यहां से बेशक एक बार पढ़ लेना, मेरे अच्छे बच्चे बनकर एक बार पढ़ लेना, जिंदगी में एक बार, पहली और आखिरी बार पढ़ लेना, पर एक बार पढ़ लेना, मेरी ये गुजारिश है। अभी मौका है, तसल्ली हो जाती है दिल को कि हाँ जो पढ़ा था बस वही हमारे इस टेबल में है, तो कॉन्फिडेंस के साथ आप फिर वो टेबल बना के रख लेते हैं और फिर कहते हैं बस यार फ्रेमवर्क जो है ना वो किताब की तरफ नहीं जाना, फ्रेमवर्क हमारा ये रजिस्टर के ऊपर मौजूद है 2 से 3 सफ़ों के ऊपर। तो हमने इसको रिवाइज ज़रूर करना है हर दफ़ा, क्योंकि 5 से 7 नंबर यहाँ से मिल जाने हैं जो मुफ्त के होने हैं, जिन्होंने हमें वो 45-47 से बगैर नंबरों वाले रिजल्ट पे लेके जाना है, ये वो वाले नंबर होते हैं। करेंगे ना इंशाल्लाह, तो एक बार रीड कर लेना, मैंने इसकी समरी बनाई हुई है। बहरहाल हिस्टोरिकल कॉस्ट है और दूसरा है करंट वैल्यू। करंट वैल्यू में फिर 3 तरह की हैं। आपको याद है प्रेजेंट वैल्यू आपने निकाली थी, प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंट करके जब आप कर रहे थे IAS 36 इम्पेयरमेंट, तो प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर कैश फ्लोज की निकाली थी ना। प्रेजेंट वैल्यू भी करंट वैल्यू है। फिर फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू भी एक करंट वैल्यू है। फेयर वैल्यू क्या है? प्रेजेंट वैल्यू क्या है? अगर एसेट को इस्तेमाल करें तो इससे ये कैश फ्लोज आएंगे अगले 2, 4, 5 साल में, उनकी आज की प्रेजेंट वैल्यू क्या है वो हमने निकाल ली, ठीक है। और फेयर वैल्यू क्या है? इस एसेट को अगर आज बेच दें, अगर आज बेच दें तो क्या मिलेगा? ये तो 2 तो समझ आते हैं। एक तीसरा है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अब ये एक अजीब बात है। अब रिप्लेसमेंट कॉस्ट पता है क्या होती है? मैं मिसाल आपको देता हूं। मिसाल के तौर पे कश्मीर वाले भाई को यहाँ लगती थी बहुत गर्मी, तो इसने कहा अपने फ्लैट वाले को कि मैं यहाँ पर AC के तो बिजली बहुत महंगी हो गई है, मैं यहाँ पे ना एक छोटा सा कोई 4-5 kVA का सिस्टम अपना लगा रहा हूँ, सोलर सिस्टम, ठीक है, और इस पे मेरा एक AC जो है वो चलता रहेगा, तो आप बस मुझे इजाज़त दे दें क्योंकि आपका मकान है। लैंडलॉर्ड ने कहा ठीक है लगा लो, लेकिन जब जाओगे तो ये फिर मैं ही रख लूँगा, तुम्हें मैं पैसे दे दूँगा। अब ये बैठे टेबल पर, अब देखो उसने ऐसे सर हिलाया है, नहीं मैं तुम्हें आज वो तरीका बता रहा हूँ जिस पर तुम सर नहीं हिलाओगे, तुम राजी हो जाओगे, ठीक है। वो तरीका क्या है? वो क्या कहेगा? वो कहेगा ठीक है आज सिस्टम लगा लो, मिसाल के तौर पर तुम्हारा आज ये सिस्टम 5 लाख का लगा, ठीक है, और मिसाल के तौर पे मैं मिसाल ले रहा हूँ, वरना आप लोगों की लाइफ तो 25 साल होती है, उसकी पता नहीं कि 30 साल कितनी होती है सोलर प्लेटों की, छोड़ो जरा ज्यूम करते हैं सिस्टम की लाइफ कितनी है, 5 साल, 5 लाख रुपया इसका खर्च हुआ, तो हर साल की डेप्रिसिएशन कितनी बनती है? लाख रुपए। 2 साल गुजर चुके थे, 2 साल गुजरे, इसका कैफ हो गया, इसके आर्टिकल्स हो गए, जो है वो इस्लामाबाद में कश्मीर के करीब था, इसने हर वीकेंड घर जाया करूंगा, ये अब शिफ्ट हो रहा है, अब इसने घर छोड़ने का यहाँ से फैसला कर लिया। अब मालिक मकान के पास गया, उससे कहा मैं अब जा रहा हूँ, अपना सिस्टम ले जाऊँ, जो कुछ पैसे दोगे? उसने कहा बिल्कुल 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 पैसे दूंगा, 5 लाख का तुमने लगाया था तो 2 लाख डेप्रिशिएट हो गया, ये पकड़ो 3 लाख। अब ये परेशान क्यों होगा? क्योंकि 3 लाख में इसको इस्लामाबाद में तो अब 3 लाख में इस्लामाबाद में तो इसको अब वो सिस्टम नहीं मिलना, बल्कि सिस्टम की तो कीमत, महंगाई इतनी है साल के बाद बढ़कर हो चुकी है लेट्स से 8 लाख। अब ठीक है ये 8 लाख तो नहीं लेगा इस सिस्टम का, लेकिन ये कहेगा मालिक को कि देखो मैंने ना रिप्लेस करना है अपने इस सिस्टम को, यानी मैंने इस्लामाबाद में जाके जो सिस्टम लगाना है तो वो मुझे कितने का पड़ेगा? 8 लाख। ठीक है माना वो बिल्कुल नया है, लेकिन उसकी लाइफ भी 5 साल करें तो 8/5 करो, कितना बनता है? 40,000। 8 नहीं होता, कैलकुलेटर काट लो। नहीं गलत कह रहा हूं मैं। 5 लाख वाले की लाइफ 5 साल थी, और ये भी 10 साल तो नहीं है, 5 साल है, 5 साल लाइफ है तो 1 लाख
अब 1,60,000 उस नए सिस्टम की डेप्शन बनती है ना, तो 2 साल की डेप्शन बन गई 3,80,000। इतने देखो जरा, मेरी गिनती इस वक्त पूरी हुई है, कितना 3,20,000 यानी 8 लाख में से 3,20,000 माइनस करें तो क्या आता है, जरा देखो। 8 लाख में से 3,20,000 4,80,000। ये कहेगा तुम 3 लाख मुझे ना दो, मैं तुमसे 8 लाख भी नहीं मांग रहा, बल्कि तुम मुझे दे दो 4,80,000। मतलब मेरी करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट कैसे निकली कि आज जो नया सिस्टम आना है वो 8 लाख का आना है, अगर उसको 2 साल डेप्रिशिएट कर लूं तो 4,80,000 ये जस्टिफाइड है कि तुम पुराना सिस्टम ले रहे हो। भाईजान इस सिस्टम को तुम आज रिप्लेस करो, अपने घर में लगाओ ना जरा 5 kVA का सिस्टम, तुम्हारा 8 लाख का लगना है, तो 2 साल पुराना लगाओ तो समझो 4,80,000 का लगना है। तुम 3 में मौजे कर रहे हो, मैं आगे जाके क्या करूंगा? तो इसलिए भाई ये क्या कहलाती है, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ये जरा मुश्किल है, बाकी तो आसान ही है, ठीक है। तो फेयर वैल्यू, वैल्यू इन यूज जिसको फुलफिलमेंट वैल्यू भी कहते हैं, और तीसरी है करंट कॉस्ट। करंट कॉस्ट मतलब करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ये बात समझ आई? ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एग्जांपल जब इसकी होमवर्क में होगी ना तो उसके अंदर आपको समझ भी आ जाएगा। ये फिर मैं आपको कल करवाऊंगा भी, सही आज टाइम मिलेगा तो आज भी करवा दूंगा, लेकिन फिलहाल जरा तशरीफ लाइए, और उसको तो आपने रीड ऑनली करना है। ये मेरे लिए और आपके लिए, इसको पिक्चर में लें और घर पे नोट करना है। मैं पढ़ने लगाऊं पहले, ताकि ये ना हो कल को कुछ समझ ना आए मेरा लिखा हुआ आपको। तो 2 मेजरमेंट बेसिस हैं ब्रॉडली, एक हिस्टोरिकल कॉस्ट और दूसरा करंट वैल्यूज। हिस्टोरिकल कॉस्ट जिस पर एसेट खरीदा था, किताबों में रिकॉर्ड किया था 1950 में पावे, या जिस वक्त लायबिलिटी आई थी तो किताबों में रिकॉर्ड हुई थी, आज भी उसी पर पड़ी है, जिसे कहते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट, ठीक है। पढ़ो, ये प्रोवाइड करता है मॉनिटरी इंफॉर्मेशन अबाउट एसेट्स, लायबिलिटीज, रिलेटेड इनकम्स एंड एक्सपेंसेस यूजिंग इंफॉर्मेशन डिराइव्ड फ्रॉम प्राइस ऑफ ट्रांजैक्शन और अदर इवेंट दैट गेव राइज टू एसेट और लायबिलिटी। कि जब वो एसेट या लायबिलिटी जब गेव, वो उस ट्रांजैक्शन की तरफ कह रहे हैं कि जब वो एसेट या लायबिलिटी बना था उस वक्त वाली वैल्यू के ऊपर बेस कर रहा होता है। तो ये इसकी डेफिनेशन है, प्रोवाइड्स मॉनिटरी इंफॉर्मेशन। असल में ये इस तरह से लिखना इसलिए जरूरी है, इससे सादा इसलिए नहीं लिख सकता कि उसने जब आपको कहना है कि मिसाल के तौर पे ये लाइन लिखकर कहना है कि जी हिस्टोरिकल कॉस्ट मींस द प्राइस दैट वुड बी रिसीव टू सेल द एसेट और पेड टू सेटल द लायबिलिटी इन एन ऑर्डरली ट्रांजैक्शन, इज इट ट्रू और फॉल्स? तो आप कहोगे ये फॉल्स है, क्योंकि ये तो हिस्टोरिकल का था, आप फेयर वैल्यू के बारे में बता रहे हो। बात समझ आ रही है? तो इसलिए थोड़ा सा जुमला वो लिखना जरूरी है, मेरी मजबूरी है, क्योंकि फ्रेमवर्क जो मैंने साइड पे करवा दिया, तो फ्रेमवर्क का एमसीक्यू पूछे या फिल इन द ब्लैंक पूछे या ट्रू फॉल्स पूछे या आपसे कहे ब्रीफली डिस्क्राइब कर दो, 3-4 नंबर के लिए ज्यादा नहीं पूछता, तो वो आप जो लिखो वो फ्रेमवर्क की जबान हो थोड़ी सी, इसलिए इसको जरा याद कर लेना। 4 सफ़ों की बजाय इतनी सी चीज है, इन्हीं की मेहरबानी से कर दोगे ना। ये मैंने कल सुनना है, हाँ ये 1.5 लाइनें एक जगह देखूंगा भी सही कि रजिस्टर में 3 सफ़ों के ऊपर आपने टेबल्स बनाए और जो बीच वाली चीजें वो लिख ली और अपने नोट्स तैयार करके ले आए। अगली बार वालों के लिए मुझे बना के दे देना, हर बार कहता हूं कोई भी नहीं बना के देता जी। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या है? ये वो मेजरमेंट बेसिस दैट प्रोवाइड मॉनिटरी इंफॉर्मेशन अबाउट एसेट्स, लायबिलिटीज, रिलेटेड इनकम्स, एक्सपेंसेस यूजिंग इंफॉर्मेशन डिराइव्ड फ्रॉम प्राइस ऑफ ट्रांजैक्शन दैट गेव राइज टू एसेट और लायबिलिटी, ठीक है। ये तो हो गई हिस्टोरिकल कॉस्ट। करंट वैल्यू अलग चीज है, करंट वैल्यू आज की वैल्यू है। हिस्टोरिकल कॉस्ट जब कभी एसेट खरीदा था रिकॉर्ड किया था या लायबिलिटी आई थी तो वहां पर रिकॉर्ड की थी, वो हिस्टोरिकल कॉस्ट है। और करंट वैल्यू ये करंट आज की बैलेंस शीट डेट की वैल्यू है। ये 3 तरह की वैल्यूज हो सकती हैं, फेयर वैल्यू, वैल्यू इन यूज या करंट कॉस्ट, जिसको रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी कहते हैं, करंट वैल्यू भी कहते हैं, ठीक है। अब करंट वैल्यू प्रोवाइड्स मॉनिटरी इंफॉर्मेशन अबाउट एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम्स एंड रिलेटेड एक्सपेंसेस। मैंने जुमला एक जैसा ही रखा है। यूजिंग इंफॉर्मेशन अपडेटेड टू रिफ्लेक्ट कंडीशंस एट द मेजरमेंट डेट। मेजरमेंट डेट कहते हैं जिस दिन बैलेंस शीट बन रही होती है। अब जुमला सारा सेम है, सिर्फ इतना फर्क है, दैट गेव राइज टू एसेट और लायबिलिटी। यहां पे क्या है? इंफॉर्मेशन अपडेटेड टू रिफ्लेक्ट कंडीशंस एट द मेजरमेंट। अब इसमें शामिल हैं करंट वैल्यू में मेजरमेंट बेसिस कौन सी? करंट वैल्यू। इसमें शामिल हैं ये 3। फेयर वैल्यू किसे कहते हैं? इज द प्राइस दैट वुड बी रिसीव्ड टू सेल द एसेट और पेड टू सेटल द लायबिलिटी। भाई एसेट बिकता है तो कैश आता है और लायबिलिटी सेटल करते हैं, उसके लिए कैश पे करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये लिखा हुआ है फेयर वैल्यू इज द, यानी कि लायबिलिटीज की भी फेयर वैल्यू होती है।
आज पहली बार सुन रहे ना? होती है। मैंने इसके 100 रुपये देने थे, ये मेरा क्रेडिटर है, लाइबिलिटी है मुझ पे, पैसे मैं नहीं दे रहा था इसको। इसने कहा 5 रुपये माफ़ करता हूँ, 95 दे जाओ। अब अगर मैं सारा बिजनेस बेचूं अपने दोस्त को, अहमद, क्या नाम था इसका, अहमद, असद को, तो असद को मैं ये बिजनेस बेचूं तो मैं से क्या कहूँगा, यार है तो 100 रुपये की लाइबिलिटी, लेकिन उसने कहा है 95 में ही काम चल जाएगा, तो देखा जाए तो मेरी लाइबिलिटी की फेयर वैल्यू तो 95 हुई ना, जिस पर एक्सपेक्टेड है मेरी लाइबिलिटी सेटल हो जाएगी। ठीक है। और एसेट की फेयर वैल्यू क्या होती है, मेरे पास ये मार्कर का स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है, जो मैंने बेचना है। अब ये मेरा एसेट है, बल्कि ये एसी लगा हुआ है, सॉरी, ठीक है, एसी लगा हुआ है। अब एसी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे आ रहा होगा, पता नहीं क्या वैल्यू होगी उसकी और डेप्सिट हो रहा होगा, लेकिन इसकी फेयर वैल्यू क्या होगी, जो ये एसेट बेच के आज मुझे कैश रियलाइज हो जाए। तो फेयर वैल्यू किसे कहते हैं, मॉनिटरी किधर गया, इज द प्राइस दैट वुड बी रिसीव टू सेल द एसी और दैट वुड बी पेड टू सेटल द क्रेडिटर। तो क्या फेयर वैल्यू है, 100 वाले क्रेडिटर की फेयर वैल्यू 100 भी हो सकती है, नॉर्मली 100 ही होती है, लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो कहे कि 5 रुपये छोड़ दे जाओ पैसे बस। ठीक है, तो लायबिलिटी की भी फेयर वैल्यू हो सकती है। बड़े हो गए ना, FR 2 में जाओगे तो वहाँ पे IFRS 9 ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का स्टैंडर्ड पढ़ोगे, वहाँ पे फेयर वैल्यू ये इनकी होगी। फाइनेंशियल लायबिलिटीज होती हैं, ये बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, लोन नोट, सुना हुआ है नाम इनका। ये एक बंदा इशू करता है, दूसरा परचेज करता है, जो इशू करता है उस पर ये लायबिलिटी होती है, इसकी फेयर वैल्यू होती है, ट्रेड हो रहे होते हैं। चले छोड़े, बड़े होंगे तो देख लीजिएगा, फिलहाल इतनी बात काफी है। इज द प्राइस दैट वुड बी रिसीव टू सेल द एसेट और पेड टू सेटल द लायबिलिटी इन एन ऑर्डरली ट्रांजैक्शन बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट्स। वैल्यू इन यूज आपको पहले ही पता है। इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट फ्यूचर कैश फ्लोज दैट एन एंटिटी एक्सपेक्ट्स टू रिसीव फ्रॉम यूज एंड अल्टीमेट डिस्पोजल ऑफ एसेट। IAS 36 वाली उठाकर लिखी हुई है, यही बड़ी बात बेसिकली IAS 36 ने यहां से उठाकर लिखी हुई है, क्योंकि स्टैंडर्ड्स की बेस कौन सी चीज है, यही फ्रेमवर्क। ठीक है। एंड इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश दैट एन एंटिटी नीड्स टू फुलफिल द लायबिलिटी के लिए, ये वाला एसेट वाला याद कर लो। और रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या है, याद रखना, कश्मीर वाले का सोलर सिस्टम याद रखना। इज द कॉस्ट ऑफ इक्विवेलेंट एसेट, ये है कॉस्ट ऑफ नया सोलर, कॉस्ट ऑफ नया सोलर सिस्टम 8 लाख, ये 8 लाख की बात हो रही है। एट मेजरमेंट डेट कंप्राइजिंग कंसीडरेशन टू बी पेड प्लस ट्रांजेक्शन कॉस्ट दैट वुड बी इनकर्ड। ठीक है, मतलब जाहिर सी बात है, वो 8 लाख के अंदर मैं सिर्फ प्लेटों के और सिस्टम के पैसे तो नहीं, इंस्टॉलेशन समेत ही कर रहा हूँ। पहला 5 लाख भी तो इंस्टॉलेशन समेत, वो 5 लाख में पड़ा था का मतलब क्या होता है, प्लेटें भी खरीदी होंगी इसने, इन्वर्टर भी खरीदा होगा इसने, और फिटिंग वाले फिटिंग भी करके गए होंगे, मीटर मूटर भी लगवाया होगा इसने, तो सारा कुछ डालकर वो 5 लाख का। ऐसे ये सारा कुछ डालकर क्या है, तो इक्विवेलेंट एसेट, कॉस्ट ऑफ इक्विवेलेंट एसेट एट मेजरमेंट डेट कंप्राइजिंग कंसीडरेशन टू बी पेड, और बाकी चीजें ऐड करके, एंड इज द कंसीडरेशन दैट वुड बी रिक्वायर्ड फॉर एन इक्विवेलेंट लायबिलिटी एट मेजरमेंट डेट। तो जरा मुश्किल तरीके से लिखा हुआ, लेकिन मैं आपको ज्यादा आसान तरीके से इसको समझा दिया, जरा शॉर्टकट करके लिखा हुआ। ठीक है, तो इसको पिक्चर ले लो, ऐसे ही लिख लेना, और फिर एक बार जरा रीड कर लेना वो 1.5-2 सफ़ों को, तो फिर आपकी तबीयत रोशन होगी कि जी अच्छा ही है, ये टेबल आ गया हमारे पास। लेकिन याद से इसी को करना, ठीक है, हो जाएगा ना इतना, तो ये 10-12 सफ़ों में से अपने पास लिखोगे तो ये 2 सफ़े नहीं बनने। अब इतना भी ना करें तो फिर जंगलों में निकल जाए। मैं निकल जाऊंगा अब तो जंगलों में, मैं तो मेरा टाइम हो गया, मैं निकल जाऊंगा। लें जी, फ्रेमवर्क तो हुआ खत्म। हाँ, अब इसके MCQs करेंगे, इसके पास पेपर्स करेंगे। इसको जरा देखते हैं कि आपको, आप जो इजी ले रहे हैं इसको क्या वाकई इजी लेना चाहिए या पर्चे में आता है। ठीक है, जल्दी फोटोग्राफी कर लें। जूम कितना जूम करूं, नजर ही नहीं आना पूरा, वखरा वखरा करके जूम करना पैना। ये लो, पहले ये दोनों आ जाएं। ऐनिया फोटोआं खींच लो, बाद से लिखना भी है घर जाके, उसके बाद ये ऐसे कर लो। ऐसी क्या करना है, इसको कम करें, 18 पे तो ऑलरेडी है, 16 पे कर दें। जिसको कहते हैं बढ़ा दें, इस सेकंड बढ़ा दें जी, इसको 23 पे कर दें। मैं करता हूँ 16। अच्छा मेरे बच्चे हो, इधर देखो,
इसको रीड ऑनली कर लिया ना, इसमें कुछ भी नहीं है, एक बार इसको पढ़ लेना। ये उन्होंने समरी बनाई हुई है, एक समरी मैंने भी आपको बनाकर दे दी थी, बहरहाल इसको रीड ऑनली एक बार करना है, नॉट मोर देन दैट। इसका मतलब ये हुआ कि याद करने वाली चीज़ें या तो मैंने आपको CTM लिख कर दी हैं, या टोटल मिलाकर ये 3 अदद टेबल्स हैं। इनको ज़रा आप नज़दीक कर लें। अब ये पर्दा जो मैंने डाला हुआ था, छुपाए हुए थे, कि मैं ज़रा बच्चों को बाद में कहूँगा देखो मैं कर लाया ये काम, वो अब हो गया है। बाद से मेनू नहीं लबे, किधर गया? कमिट टू मेमोरी और रट्टा, रट्टा लिख लो, मेमोराइज लिख लो आप। अच्छा जी, इसको भी आपने पढ़ लिया होगा उम्मीद है। पढ़ने के बाद दोबारा इसको कभी नहीं पढ़ना, बस फिर ये आपका टेबल है। तो आपके जो अब नोट्स बनेंगे ना इस फ्रेमवर्क के, वो 2 सफ़े मेरी तरफ से लिमिट है। चलो हाथ ये है कि थोड़ा आप बड़ा लिखता हो को बचाओ, तीसरे पे चला जाए। तो स्टार्ट करेगा, पहले एक टेबल बनेगा जिसमें इनकम, ज़रा तरतीब करना, एक नीचे रख लेना, एक ऊपर रख लेना, ऐसे करके ज़रा, ताकि आपका सफ़े के ऊपर आ जाए। 5 एलिमेंट्स आ गए। उसके बाद फिर आपने वो आपने इंफॉर्मेशन का लिखना टेबल, और नीचे वो CTM वाले जो मैंने पॉइंट्स कहे थे सिर्फ वो लिख लेने हैं। उसके बाद आपने ये, भाई चुप कर जाओ ना, मेजरमेंट, और भाई मेजरमेंट बेसिस का टेबल बना लेना है जो भी मैंने आपको कहा, बस। उसके अलावा बस ये आखिरी, तो CTM भी और कुछ नहीं है, बस यही है। ठीक है, बीच में थोड़े बहुत थे जो कर लिए। ठीक है, शुरू करें अब काम अपना असली। हाँ, लेकिन इंपॉर्टेंट बात तो भूल ही गया, आपने ये एग्जाम्पल्स तो लाजमी करनी है ना, इन्हीं में तो आपको समझ आनी थी। कहाँ गई वो एग्जाम्पल? ये एग्जाम्पल 5 ICAP की एग्जाम्पल है, एक भी नहीं छोड़नी है आपने, एक भी नहीं छोड़नी। यहीं से उसने MCQs बना लेने होते हैं बेहतरीन करके। होमवर्क ये आपको समझा देगी वो जो मैंने बात की थी। इसमें तीनों मेथड्स हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट भी है और फिर बाकी तीनों भी हैं। फेयर वैल्यू किसे कहते हैं, वैल्यू इन यूज़ कैसे निकलती है, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट कैसे निकलती है। तो यहाँ पे इंशाल्लाह आपको कश्मीर वाले का सोलर सिस्टम नज़र आएगा, अल्लाह ने चाहा तो। ठीक है, तो ये आपने रीड ओनली करना है, लेकिन एग्जाम्पल 5 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कर लीजिएगा। मैं लिख तो दूँ इंपॉर्टेंट, वरना आपने करनी नहीं। अब एग्जाम्पल याद कोई थोड़ा ही करता है, एग्जाम्पल बस एक बार कर ली, समझ आ गई तो बस। मैंने तो इसलिए कहा इंपॉर्टेंट है, करनी ज़रूरी है। ये कमेंट्री भाई एक बार बस रीड ऑनली करनी है, मत याद करने लग जाना। कमेंट्रियाँ आपके लिए सीधी कर दी हुई हैं बस। यह जी आपका फ्रेमवर्क। ICAP के पास से पर एक क्वेश्चन चेक करो ज़रा। What is the most commonly adopted basis of measurement? चलो जी, आया 2011 में था, पेज नंबर 477 पे है। आया पुराना हुआ है, लेकिन बहरहाल कौन सी है जी बेसिस, कौन सी हैं जी? 3 बेसिस पढ़ी हैं अभी आपने जी, हिस्टोरिकल कॉस्ट और करंट कॉस्ट। ठीक है जी, तो कर लेना बस। ठीक है, ये तो मैं नहीं करा रहा, ये तो बस उतना ही आपने लिख देना है। यहाँ पे 3 नंबर है, तो जितना लिखा हुआ था उससे भी कम लिखना है, बस शॉर्ट करके लिख देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है आइडेंटिफाई बेसिस ऑफ मेजरमेंट। ये आपका होमवर्क है, मैं नहीं कर रहा, ये कल मुझसे पूछना है। मैं ज़रा काम का सवाल कराऊँ ना जाके। ये जैसे हम एग्जाम्पल्स नहीं कर रहे थे आप, बिल्कुल वैसा ही। मैं ऊपर वाले को तो होमवर्क भी नहीं कह रहा, बस यही है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका होमवर्क है। लिस्ट कंपोनेंट ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सिर्फ लिस्ट करने हैं, सिर्फ लिस्ट। और ये कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या है? इनकम स्टेटमेंट, कंपोनेंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कंपोनेंट्स, इनकम स्टेटमेंट यही है, वो लिख लो, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ऐसी कोई बात भी, सिर्फ लिस्ट बनाने की, सुभान अल्लाह, तो कर लोगे ये भी। फिर उसने पूछ लिया 2020 में, उसने कहा बच्चे इजी ले रहे हैं। ब्रीफली डिस्क्राइब मेजरमेंट बेसिस दैट मे बी यूज्ड टू मेजर द वैल्यू ऑफ एसेट्स। अब इसमें फ़ायदा ये था
कि वहाँ पर आपको एसेट्स और लायबिलिटीज़ दोनों की डेफिनेशन लिखवाई गई है ना, लायबिलिटी वाली बात नहीं लिखनी थी, बल्कि उसका भी आधा लिखना था, लेकिन लिखना सबके लिए था। यानी आपने लिखना था नंबर 1 पे हिस्टोरिकल और नंबर 2 पे फिर करंट के अंदर आपके 3 हैं, ठीक है जी, प्रेजेंट वैल्यू, फेयर वैल्यू, करंट कॉस्ट या रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो अब ये 6 नंबर का 2020 में उसने पूछ लिया। जहां पे आप किसी चीज़ को इजी करके दोगे, देखो अब ये वाला सवाल आया था 2011 में, बच्चों ने कहा ये नहीं आता, पढ़ाया इस तरह, टेबल बनाया कि सिर्फ इतना सा याद कर लो, जो डेढ़ लाइन है सिर्फ वही लिखनी थी। 4 बेसिस से 6 नंबर हैं, मुफ्त के नंबर थे या नहीं थे, लेकिन जो छोड़ के चले गए होंगे इस अटैम्प्ट में, गए ना, मारे गए ना, ठीक है। अब फिर इसको कुछ अरसा गुजर गया, तो ये सरप्राइज आपके पैकेज के तौर पे अवेलेबल हो सकता है। ये सरप्राइज पॉजिटिव सरप्राइज हो, अल्लाह करे। तो सिर्फ इसीलिए कह रहा हूँ नोट्स बनाओ, बनाते हुए जितना लिख लोगे बा उतना ही याद हो जाए तो काफ़ी है, ठीक है। आ जाओ जी, मैंने क्वेश्चन 5 करवाना था आपको, 6 भी करवाना है, 5 और 6 करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन बैंक 1 मैंने करवा दिया है, 2 भी मैंने करवाना है, 3 भी करवाना है, या देख लें कोई 1-2 करते हैं, कोई 1-2 करवा दूंगा, ठीक है। शुरू करते हैं जी काम। ले जी, 2022 के अंदर ये सरप्राइज आया था। फिर अब कोशिश करनी है, आपने जवाब देना है। मुझे नहीं याद, सच्ची बात है, मैंने CTM नहीं की है, मेरा पर्चा पास है, इसलिए कोशिश करनी है, आपने जवाब देना है। और कोई मसला नहीं, अभी आप चाहती भी मार लेंगे तो मुझे एतराज़ नहीं है, क्योंकि अभी तो आज पढ़ाया है। इतना तो गुंजाइश आपको देनी चाहिए कि वो जो CTM वाले आपने लिखने हैं, गपशप अगर लग गई है तुम लोगों की, तो भाई 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 चुप कर जाओ जी। तो वो आप घर पे याद कर लेंगे इंशाल्लाह, लेकिन फिलहाल थोड़ी सी गुंजाइश आपको दे देते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसका मतलब है नहीं कि टूरी जाओ उधर, चाके खोल के बैठ गए। पहले तो दिमाग पे जोर डालना, ना समझ आए तो जाना उधर, ठीक है। चलो हाँ जी, आइडेंटिफाई वेदर ईच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाइड एज फॉल्स। कैसा 7 नंबर का सवाल आया है ये 2022 में। छोड़ो फ्रेमवर्क। फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस, अंडा भी कोई नहीं, शामी भी कोई नहीं, ये वो है। मेजर्स प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ एन एंटिटी। बोलो नहीं, क्यों? मेजर्स प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी, क्या मसला है? क्या चीज? प्रोडक्टिव कैपेसिटी, तो प्रोडक्टिव कैपेसिटी ही तो मेंटेन करवाई थी इसकी। सही कह रहा है, मुझे तो ये लग रहा है कि कैपिटल मेंटेनेंस में तो कैपिटल मेंटेन करते हैं, प्रॉफिट की तो बात भी नहीं होती। क्या करना चाहिए? हाँ, फॉल्स है। रीजन बताओ, रीजन बताओ। हैं? वो कहता है ट्रू की रीजन नहीं बतानी, मेंटेन होता है, इंक्रीज तो नहीं होता है। लेकिन उसका जुमला चेक करो ना, अब जाके वहां से पढ़ के आते हैं जो आपको पढ़ाया था, ठीक है ना। इसलिए कहा चाती मार लिया करो, अभी तो पहला दिन है। आपने कहा फॉल्स। फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस, अंडर दिस कॉन्सेप्ट अ प्रॉफिट इज अर्न्ड ओनली इफ फिजिकल प्रोडक्टिव कैपेसिटी at the end of period exceeds net asset as beginning of period excluding any blah 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 को छोड़ो। इसका मतलब ये है कि एक बार पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है कि पता तो हो कि इसके पीछे बात क्या चल रही है। अब ज़रा पढ़ो इसको। कहता है कि प्रॉफिट जो अर्न हुआ है वो सिर्फ प्रॉफिट इज अर्न ओनली इफ फिजिकल प्रोडक्टिव कैपेसिटी एट द एंड ऑफ पीरियड इज मोर देन नेट एसेट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। यानी 1000 का कैपिटल रखा था उसने, तो 1100 का कैपिटल हुआ था या नहीं हुआ था? तो प्रॉफिट लेकर ही सिर्फ कितना गए थे? 300। ये कहानी वो कह रहे हैं कि प्रॉफिट को सिर्फ तब अर्नड समझेंगे जब वो प्रोडक्टिव कैपेसिटी को इंक्रीज कर देगा। मतलब 300 का प्रॉफिट अर्न हुआ, क्योंकि प्रोडक्टिव कैपेसिटी हमने पिछले पीरियड के एंड पर 1000 से 1100 पे कर ली ना, प्रोडक्टिव कैपेसिटी तो इंक्रीज होगी पीरियड के स्टार्ट, नेट एसेट से तो बढ़ गई ना, ठीक है। तो थोड़ा टेक्निकल था, लेकिन इसलिए कहा एक बार पढ़ोगे फिर बेशक जिंदगी में दोबारा ना पढ़ना।
पढ़ के पता लग जाएगा कि हाँ यार ये बात यहाँ पर लिखी हुई है, समरी है, ठीक है। ये कहाँ से आ गए हम, ये नीचे ही है, लबो फिर। ओके जी, नेक्स्ट। लो जी, अब ट्रू के ऊपर कोई रीजन नहीं देनी, इसलिए मैं रीजन नहीं दे रहा, लेकिन मैंने आप लोगों को रीजन दे दी, ठीक है जी। ट्रू है जी, ये ट्रू। अगला बोलो, आपने बताना है, मैंने वो लिखना है, फिर मैंने जाकर उसको प्रूव करना है। बोलो जी। नहीं, अब ये तो फायदा कोई ना हुआ। नेक्स्ट जी, सिर्फ टी लिख देता हूं यार। इन टाइम्स ऑफ राइजिंग प्राइसेस, महंगाइयां चल रही हैं, प्रॉफिट्स विल बी ओवरस्टेटेड एंड एसेट्स विल बी अंडरस्टेटेड व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट। अब ये सारी कहानी उस समरी में नहीं है, अब सारी याद तो नहीं करनी, इसलिए कहा एक बार पढ़ना जरूरी, ठीक है। ढूंढने जाके आप उसमें से, नहीं ढूंढेंगे, सोल्यूशन देख के तो काम नहीं चलना, ढूंढेंगे। कहाँ है जी हमारा हिस्टोरिकल कॉस्ट, जिसको एक बार पढ़, थोड़ी अफादियत का भी तो पता लगे कि पढ़ना क्यों ज़रूरी है, वंस रीड ओनली क्यों ज़रूरी है। अच्छा, क्या कह रहा था जी, इन टाइम ऑफ राइजिंग प्राइसेस, कहीं से ढूंढो यार ये वाला जुमला। हिस्टोरिकल कॉस्ट मेजर मॉनिटरी इंफॉर्मेशन अबाउट एसेट्स लायबिलिटी इनकम, a historical cost is required, historical cost in case in some cases current value of, मुझे तो कहीं नज़र नहीं आ रहा, ये तो नज़र नहीं आया, यहाँ तो नज़र नहीं आया, ठीक है। अब आगे बढ़ाइए, अब एक बार पढ़ा होना ज़रूरी है ना कि नहीं। अब यहाँ पे देखते हैं जी, करंट वैल्यू एज नॉट ड्राइव, क्या करें जी, क्या करें। फेयर वैल्यू जो मुझे तो कहीं पे भी नज़र नहीं आया, कहीं पे नज़र आता है जी, देखो ज़रा, कहीं पे नज़र आता है जी, ढूंढो, सोल्यूशन नहीं देखना, सोल्यूशन देखना। आपने पढ़ा नहीं हो, मुझे पता है आपने पढ़ा नहीं हुआ, ये तो मजबूरी है ना, पढ़ना तो इसीलिए ज़रूरी है, एक नज़र पढ़ा हो ना। अब जो एक दफ़ा आपने पढ़ लिया होगा, जिसने फिजिकल कैपिटल, जिसने कमेंट्री पढ़ ली होती, जो मैंने कहा था रीड ओनली कर लें, उसको ये बात सामने होनी थी, लेकिन ध्यान से पढ़ना ज़रूरी है, पर एक बार ज़िंदगी में, दोबारा ना पढ़ें। हाँ जी, कुछ मिला आपको, चलो फिर पढ़ते हैं, आ जाओ। अब सारा पढ़ना पढ़ लोगे, वैसे खुद एक ट्राई कर लोगे, ताकि कल तक का टाइम मिल जाए। पढ़ाने पे टाइम ज़ाया होगा, पढ़ने पे टाइम ज़ाया नहीं होगा, आप पढ़ के आइएगा, कल फिर देख लेंगे, कोई मसला है तो, ठीक है। चलें जी, बताएं जी अब इसका आंसर, फिर वो क्या कहता है जी, क्या है जी ये। मेरे हिसाब से तो अच्छा, मैं आप जैसे जुगाड़ लगाऊं अगर, तो जो राइजिंग प्राइसेस होंगी उनमें प्रॉफिट्स ओवरस्टेट बिल्कुल होते हैं, क्योंकि प्राइसेस बढ़ रही हैं तो आपकी सेल्स वगैरह हाई प्राइस पर आएंगी, ठीक है। लेकिन एसेट्स तो आपके उसी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे पड़े होते हैं। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हिस्टोरिकल कॉस्ट से पड़ी हैं तो आपके, अब ये सारी बात वहाँ से पढ़ के आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह, लेकिन एक बार पढ़, सिर्फ एक बार, ज़्यादा नहीं, याद करने के लिए आपको समराइज कर दी, लेकिन बेटा ये 5-6 नंबर देख लो, लेने के लिए थोड़ी सी एफर्ट तो करोगे तभी काम चलेगा ना, ठीक है। एक बार पढ़ लेना। वैसे बता रहा हूँ आपको, अगर महंगाई का दौर है तो सेल्स तो आपकी ज़्यादा होंगी। अगर वही चीज़ कल आप 100 की बेचते थे, आज महंगाई होगी तो आपने 120 की कर दी, लेकिन आप हिस्टोरिकल कॉस्ट वैल्यू पर रख रहे हैं, अपने हिस्टोरिकल कॉस्ट पे अपने एसेट्स को रखा हुआ है, तो एसेट्स तो आपके आज से 10 साल 15 साल पुरानी वाली कॉस्ट से पड़े होंगे, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आपकी सेल्स जो है वो करंट प्राइसेस पर होती हैं। तो इसका मतलब अगर राइजिंग प्राइसेस होंगी तो हिस्टोरिकल कॉस्ट पर रहते हुए एसेट्स अंडरस्टेटेड होंगे और प्रॉफिट्स विल बी ओवरस्टेटेड। तो ये ट्रू है। अब इसकी लॉजिक मुझे देने की जरूरत नहीं थी क्योंकि ट्रू है, लेकिन आपने चूंकि समझना था इसलिए मैंने लॉजिक दे दी, ठीक है। ट्रू की लॉजिक उसने कहा है नहीं देनी, ठीक है। चलें आगे। वैसे इसको पढ़ लेना एक बार, ना समझ आए ना मिले तो इसका मतलब यही है कि फिर जो मैंने समझाया फिर यही है, समझ भी आता है वैसे, ठीक है। इनकम रिप्रेजेंट ऑल इंक्रीज इन एसेट्स और लाइबिलिटीज, और डिक्रीज इन ऑल एसेट्स का इंक्रीज और ऑल लाइबिलिटी का डिक्रीज जो है, जो कि रिजल्ट करे इन इंक्रीज इन इक्विटी, ये इनकम है। अब बोलो, इनकम रिप्रेजेंट्स ऑल इंक्रीज इन एसेट, ऑल डिक्रीज इन लाइबिलिटी दैट इंक्रीज इन इक्विटी। जुमला पूरा नहीं है, मुझे लगता है जुमला पूरा नहीं है। अगर सिर्फ इस जुमले की बात करें तो ये तो ठीक ही लिखा हुआ है, लेकिन इक्विटी में इंक्रीज तो एक और चीज से भी आता है, वो क्या है, तो वो भी डेफिनेशन तो ये लिखते थे कि इनकम्स। अब ये बात तो ठीक है कि इंक्रीज इन एसेट या डिक्रीज इन लायबिलिटी जो है वो इंक्रीज इन इक्विटी करे, तो हर वो इंक्रीज जो एसेट के अंदर हो वो इक्विटी में इंक्रीज करे तो वो इनकम है। तो हमने कहा था नहीं, हर इंक्रीज एसेट वाला नहीं, वो इंक्रीज एसेट वाला
जो इक्विटी को बढ़ाए लेकिन वो इक्विटी का बढ़ना ओनर्स की तरफ से कंट्रीब्यूटेड ना हो। अब मैं अगर यहाँ पे हूँ तो मैं इसको फॉल्स कह के कहूँ कि ये पूरी डेफिनेशन नहीं है कि इनकम में ऑल इंक्रीज इन एसेट्स दैट इंक्रीज इन इक्विटी तो होता है, लेकिन ये इंक्रीज अदर देन पार्टिसिपेशन फ्रॉम एम्प्लॉय, उसको क्या कहते हैं, ओनर्स होना चाहिए। ठीक है, क्या जवाब लिखा है इन्होंने? फॉल्स, इनकम डज नॉट इंक्लूड दोज इंक्रीज, हाँ वही वाली बात है। ठीक है, दोज इनकम डज नॉट इंक्लूड दोज इंक्रीज इन इक्विटी विच आर रिलेटिंग टू कंट्रीब्यूशन फ्रॉम होल्डर ऑफ इक्विटी क्लेम्स। मुश्किल वाले अल्फाज लिखे हो आपने, तो आसान वाला लिख दिया ना जो मैंने बोला था। तो मतलब पूरी डेफिनेशन नहीं था, नहीं पूरी डेफिनेशन हमने वहां पे पढ़ी थी कि इनकम्स इंक्रीज इन एसेट है, डिक्रीज इन लायबिलिटी जो इक्विटी को बढ़ाए, लेकिन इसमें वो इंक्रीज इन इक्विटी नहीं होना जो ओनर घर से लेकर आ रहे हैं कैपिटल। ठीक है, तो ये फॉल्स हो गया। तो फॉल्स के लिए आपको फिर रीजन देनी पड़ती है, तो इसलिए मैंने उसकी रीजन साथ ही बता दी थी। नेक्स्ट, रीजन नहीं पता लगी आपको? दोबारा क्यों बताऊं? सोल्यूशन में तो लिखी हुई है। वो मुश्किल है, ये आसान है। इनकम रिप्रेजेंट all increase in asset liabilities that result in equity, but this increase does not include the contribution from shareholders in the form of fresh capital। अपने अल्फाज में लिखना, जो समझाया था वही लिखना, वही बात वहाँ लिखी हुई है। ठीक है, ज़रा मुश्किल अंग्रेजी में। ओके, वैसे मैंने आपको आसान अल्फाज में डेफिनेशन लिखा दी थी, वहाँ पे लिखी हुई है। नेक्स्ट, टू बी परफेक्टली फेथफुल रिप्रेजेंटेशन अ डिपिक्शन वुड हैव 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। अब दिमाग के अंदर वो आया, CTM करवाया था, वो फेथफुल के लिए 3 चीज़ें थी, छोटी छोटी 3 चीज़ें थी। मैंने कहा बाकी सारे जुमला याद नहीं रखना, सिर्फ इसको ऐसे याद रखना है। कौन कौन सी थी? न्यूट्रल, कंप्लीट, फ्री फ्रॉम एरर। इट शुड बी, देखो देखो कितने गया, इट शुड बी कंप्लीट, रेलेवेंट है। अजीब बात, ये फॉल्स है। अब फॉल्स है तो फिर बेटा जी लिखना पड़ेगा, अब वो लिखना पड़ेगा। अब आप आगे लिख दोगे फॉल्स, और आगे आप लिखोगे यही वाला जुमला यूं लिखोगे, टू बी परफेक्टली फेथफुल अ डिपिक्शन वुड बी, अब डायरेक्टली लिख दो, वुड हैव 3 करेक्ट, छोड़ो, वुड बी कंप्लीट, न्यूट्रल, फ्री फ्रॉम एरर, फुल स्टॉप। ठीक है, देख लें, ये फॉल्स है। 3 कैरेक्टरिस्टिक आर कंप्लीट, न्यूट्रल एंड फ्री फ्रॉम एरर। अब छोटी सी बात थी पर वो याद रखी हुई थी, उससे फायदा हो गया। आगे बढ़ो। इन वैल्यू इन यूज मेथड एसेट्स आर मेजर्ड एट अमाउंट दैट वुड बी पेड टू परचेज द सेम। नहीं, वैल्यू इन यूज मेथड में तो एसेट को हम वैल्यू करते हैं उससे आने वाले कैश फ्लोस की प्रेजेंट वैल्यू निकाल के ना। क्या ख्याल है? ये क्या कह रहा है? एसेट आर मेजर्ड एट द अमाउंट दैट वुड बी पेड टू परचेज द सेम और सिमिलर एसेट कर, वो तो इसकी वाली बात थी, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो ये क्या है? फॉल्स है। और आप कहोगे इट इज फॉल्स, और फिर आप कहोगे इन वैल्यू इन यूज मेथड एसेट आर मेजर्ड एट द नेट एट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट फ्यूचर कैश फ्लोज। इस पर रिकॉर्ड करते हैं, पढ़ के आए। कौन सा नंबर है ये? 5। वैल्यू फॉल्स है। वैल्यू इन यूज इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश फ्लोज। और आगे उन्होंने कह दिया, चलो लंबी वाली कहानी, आपको वही वाली कहानी जो मैंने कहा ये 36 वाली है यहाँ पर लिखी है, लेकिन आप सिर्फ सिंपली इतना लिख दो, काफ़ी है। बता दिया ना आपने उसको, ये गलत है। वैल्यू इन यूज किसे कहते हैं? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर नेट कैश फ्लोज। बस जैसे आपने वहां याद किया था, लिख दो, काफ़ी है, पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, कितना जी नंबर? कहता है करंट कॉस्ट एंड फेयर वैल्यूज, करंट कॉस्ट एंड फेयर वैल्यूज आर एग्जिट वैल्यूज। करंट कॉस्ट एंड, ये मैंने टेबल के अंदर लिखा भी होगा, आपने तस्वीरें खींची है, मैं एंड पे बताना भूल गया हूँ। करंट कॉस्ट और फेयर वैल्यू जो है वो एंट्री वैल्यूज हैं, ये इसने एग्जिट लिख दिया, गलत है। करंट कॉस्ट एंड दूसरा कौन सा है? करंट कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू आर, उसने क्या लिखा हुआ है? एग्जिट वैल्यूज। उसने एग्जिट लिखा हुआ है, मैंने फिर गलत लिखा हुआ है। वैल्यू इन यूज, वो क्या कहता है? बहरहाल ये कौन सी वैल्यूज? वैसे ये हैं ये एंट्री वैल्यूज। ठीक है, ये तो एंट्री वैल्यू है, ये एग्जिट वैल्यू है। अब पता नहीं उसने क्या लिखा हुआ है, जाके पढ़ लेते हैं, जाके पढ़ लेते हैं जी, पढ़ लेते हैं जी। कहता है करंट कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू आर एग्जिट वैल्यूज। नहीं भाई, इसमें करंट कॉस्ट जो है वो एग्जिट वैल्यू नहीं है। अब उसने दोनों के बारे में लिखा है, तो हम ये लिख सकते हैं कि जी ये तो फॉल्स है,
ये तो फॉल्स है। इनमें से सिर्फ फेयर वैल्यू जो है वो एग्जिट वैल्यू है, करंट कॉस्ट तो एंट्री वैल्यू है। ये मैंने लिखा था, माजरत मैं भूल गया था उस वक्त आपको बताना। हाँ जी, क्या ठुक ठुक लगे हुए, क्या मसला है? मसला है? घर जाके पी लेना बेटा। अच्छा जी, मैंने कहा था, मैंने कहा था ना करो। अच्छा, पार्ट 1 कम कंप्लीट होना तो मुझे नहीं पता, मुझे याद नहीं है, देख लेते हैं। अगर मैंने कहा था तो फिर पिएंगे आप, नहीं कहा था तो फिर नहीं पिएंगे। अगर मैं कह बैठा था तो फिर माजरत, लेकिन वैसे बंद हुई है, पता है आप लोगों को। अच्छा सुने यार प्लीज, जरा सोल्यूशन देख लें यार, खुद ही देखें, मैं बार बार जा रहा हूँ, सोल्यूशन देखें जी। क्या है इसका आंसर? ये फॉल्स है, चला जाता हूँ। फॉल्स है, करंट कॉस्ट इज एंट्री वैल्यू वाइल फेयर वैल्यू इज एग्जिट वैल्यू। उन्होंने दोनों को ही एग्जिट कह दिया था। रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स ओवरराइड कर जाते हैं रिक्वायरमेंट्स ऑफ फ्रेमवर्क। बिल्कुल सही कह रहा है, स्टैंडर्ड ओवरराइड करेगा। अगर कभी कोई, ये देखो अब ये भी वो एक लाइन सिर्फ लिखवाई थी लेकिन उस वक्त लिख दी ना, ठीक है, वहां पर समझ ली। अब वो एक नंबर है इसका, ये कितने हैं? ये 8 हैं और 7 नंबर के हैं। कोई आसान वाला, बहुत आसान वाला, उसका शायद 2 का कोई आधा नंबर हो, बाकी 1 नंबर के हैं नॉर्मली। तो यहाँ पे मैं आपको बताया था, जहाँ पे स्टैंडर्ड और फ्रेमवर्क में क्लैश पड़ जाए तो आप स्टैंडर्ड की बात मानेंगे। तो स्टैंडर्ड ओवरराइड करता है ट्रू की लॉजिक नहीं देनी है आपने। फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस, फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस में फिर 2 थे, याद है? फाइनेंशियल में कौन कौन से हैं? मनी टर्म्स और रियल टर्म्स। मनी टर्म में कोई चक्कर ही कोई नहीं, रियल टर्म में आप जनरल इन्फ्लेशन रेट लगा देते हैं, ऐसे ही है, बस ये लिख लिया आपने। अब वो कहता है फाइनेंशियल कैपिटल मैनेजमेंट लाइकली टू बी मोस्ट रेलेवेंट टू इन्वेस्टर्स एज दे आर इंटरेस्टेड इन मैक्सिमाइजिंग रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट एंड परचेजिंग पावर। बात तो सही कर रहा है, क्योंकि मैंने आपको उस टेबल के अंदर लिखा हुआ दिखाया था, पता नहीं किसी ने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, मैंने पढ़ाया था पिछली क्लास में कि जो कैपिटल मेंटेनेंस है ना फाइनेंशियल वाला, इन्वेस्टर्स इसी में इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि इनको ये चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन। मतलब उन्होंने बर्गर खाना है, ज़्यादा कोशिश तो यही है कि वो इन्वेस्टर है ना, डिविडेंड लेने आया है, उसको क्या कि अगले साल बिजनेस चले ना चले, उसने शेयर्स खरीदा, वो कहता है मैं तो अंडे शामी वाला बर्गर ही खाऊंगा, या कम अज़ कम शामी निकाल के अंडे वाला तो हो। लेकिन जो आपके मैनेजमेंट है या जो आपकी कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज़ हैं, वो तो यही चाहेंगे कि अगले 50 साल भी, हालांकि अपनी ज़िंदगी का पता नहीं होता, लेकिन प्लानिंग हमारी लंबी लंबी होती है ना, कि जी अगले 50 साल भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है ऐसी कायम दायम रहे, ताकि हम जो है यहाँ पर हंसते बसते खेलते कूदते खाते पीते रहें। तो जो आपकी मैनेजमेंट और आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं वो फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस में इंटरेस्टेड होंगे, जबकि जो आपके इन्वेस्टर्स हैं वो वैसे तो फाइनेंशियल कैपिटल में मनी टर्म्स के अंदर ही होते हैं, लेकिन चलो हद भी आगे जाना है तो थोड़ा बहुत महंगाई को देख लेते हैं वो रियल टर्म्स के अंदर। तो ये बिल्कुल सही कह रहा है, ये ट्रू है, और ट्रू के लिए मुझे तो कोई लॉजिक नहीं देनी चाहिए। फॉल्स नहीं कितना उन्हें। चलो, कितना अच्छा सवाल था, लेकिन एक दो पॉइंट्स में इसने थोड़ा सा डराया आपको कि आपको एक नज़र पढ़ना पड़ेगा, तब कहीं जान छूटेगी। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। कितनी देर होगी रिकॉर्डिंग को? अभी चलने दें, अभी चलने दें। ये क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी से कर लें, ये मुझे आप कर दें। चलें फटाफट करें, चलें फटाफट करें, फटाफट करें, फटाफट जल्दी करें। फिर मैंने ईपीएस का सवाल भी करवाना है, जल्दी करें। वह कहानी खत्म है, अब ऐसे ही है। अब कभी ईपीएस तो कभी एमपीएस तो कभी टीपीएस, ऐसे ही करेंगे, कभी कुछ कभी कुछ। मैं कहता हूं इसको पूरा ही खत्म कर देते हैं, इसके एमसीक्यूज भी फटका देते हैं, इसको एक दफा साइड पे करते हैं, फिर रिवर्स चल पड़ते हैं। ईपीएस को पकड़ लेते हैं, उसके एमसीक्यूज, उसके सवाल, फिर ऐसे ही पीछे एनपीओ, फिर उसके एमसीक्यूज बचे, उसके सवाल, ऐसे ही अब चल पड़ते हैं उलट। ठीक है, सारा खत्म नहीं हो सकता, असर तक पढ़ना है हमने। ये हाँ, ये तो अभी खत्म हो जाएगा, खत्म हो गया है। एमसीक्यूज ऐसे 2-4 मैंने कराने हैं, बाकी आपका होमवर्क। चलो लड़े करिए, लड़े। ऑन 1 मार्च 2022, देखो अब बच्चों ने कहा अच्छा ये आता है, वो इस तरफ चल पड़े। कैपिटल मेंटेनेंस को छोड़ो, अगली अटेम्प्ट में उसने ऑटम 22 के बाद
बाहर के 23 में उसने 4 नंबर का सवाल दे दिया, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, इक्विटी पोर्शन ओनली ऑफ IEL अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस। वही जो मैंने सवेरे बनाई है असद भाई के लिए। मैं तो जब से पढ़ा रहा हूं मैं ऐसे ही बनाता आ रहा हूं। मतलब ICAP ने यहाँ पे आके आप पूछा, भाई ICAP क्वेश्चन बैंक में वो सवाल था ना, वहीं से ही तो मतलब ICAP ने खुद बताया हुआ था कि ये है, और फिर कभी टेस्ट नहीं किया था, हम पढ़ाते थे तो इस दफ़ा मैं टेस्ट कर लिया था। ठीक है, और इसके अलावा चलो ये तो सवाल इस दफ़ा है ना, MCQs में आप ज़्यादा MCQs यही देखोगे कैपिटल मेंटेनेंस वाले। फिजिकल फाइनेंशियल कोई एक करवा देता है और आपसे कहता है बताओ ज़रा क्या प्रॉफिट होगा, आपको ये पता होना चाहिए कि किस में रिजर्व कितना क्रिएट करना है, बस। ठीक है, तो पढ़ो। ऑन 1 मार्च 22 असद कमेंस बिजनेस विद द कैपिटल ऑफ 60,000। माशाल्लाह माशाल्लाह, बर्गर नहीं फिर तो है, सारी क्लास को बर्गर खिलाओगे फिर आज तो तुम, प्रॉफिट कमाया तो। विच वॉज यूज टू परचेज 2 आइटम्स ऑफ इन्वेंट्री, इसने 2 कैलकुलेटर खरीदे 30-30 हज़ार के। डिटेल ऑफ देयर, अच्छा नहीं, अलग अलग कॉस्ट है 25,000 एक ही। और भाई के आपका सवाल ना थोड़ा सा तो फिर ट्विस्ट उसने डालना ही था ना। 2 प्रोडक्ट उसने खरीदी हैं, एक 25,000 की, दूसरी 35,000। एक साइंसदानों वाला कैलकुलेटर है, एक इंसानों वाला कैलकुलेटर है। ठीक है जी, तो ये 25 और 35, और ये बेचे हैं 55 और 70 के हिसाब से। जनरल इन्फ्लेशन रेट क्या है ड्यूरिंग द ईयर? 8, और इन्फ्लेशन स्पेसिफिक टू प्रोडक्ट ए ड्यूरिंग द ईयर इज 12, और रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बी एट द एंड ऑफ ईयर इज 45,000। अब वो कौन सा वाला मेंटेनेंस मांग रहे हैं आपसे, तो इसको तो साइड पे कर दो। 8% तो गया। ए के लिए उसने स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रेट दिया है, और बी के लिए उसने रिप्लेसमेंट, मतलब बात तो वही है कि अगर बी आपने अब खरीदना है तो वही 45 का मिलेगा, और ए अगर आपने अब खरीदना है तो वो इससे 12% महंगा। पता नहीं केड़ी प्रोडक्ट तू पड़ी है उस्ताद, बाकी 8% रेट है, महंगी हो जा रही है। चलो खैर कोई बात नहीं। तो ये आपका वो जो आखिरी वाला केस था ये वही है, यहीं कर दो, यहीं पे कर दे। हम उसी तरह से बनाएंगे। पीएनएल में सेल्स आती हैं, फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स आती हैं, उसके बाद जो भी आता है उसमें से कुछ जाता है। ठीक है, जो भी आएगा उसमें से कुछ जाएगा। वो जो जाएगा वो लाल वाला होगा या नीला वाला होगा? थोड़ा सा तो याद करो, सुबह वाली क्लास मैंने कहा भी था मुझे तस्वीर चाहिए, वो किसी और लेक्चर के लिए कही थी शायद, किसी और में, मेरे ख्याल FAR 2 में कही है मैंने। चले सॉरी आपके लिए नहीं कहा था। पहले ब्लू वाला था जिसमें जनरल इन्फ्लेशन था, फिर लाल वाला था जिसमें परचेजिंग पावर को उसने मतलब इसी बिजनेस को मेंटेन किया था। खैर चलें, जो भी है यहां से प्रॉफिट निकल आएगा इंशाल्लाह। हाँ जी, लाल पढ़ लो नहीं तो लाल। अच्छा जी, आप इधर देखें जी, प्रॉफिट इंशाल्लाह निकलेगा, बाद की बात है। फिलहाल तो मुझे बताइए सेल कितनी आएगी? 55 जमा 70, इकट्ठा ही करो ना जी। कॉस्ट ऑफ सेल 25 जमा 35, 25 जमा 60 कर दूं, हाथ देगा तुमसे 60 जी। जीपी कितना आ गया, प्रॉफिट कितना आ गया? 60। अच्छा, अब ये 65 आया। अब ऐसे करके इसने जनाब नैपकिन बांधा, असद ने छुरी कांटा उठाया, किस लिए? अंडा शामी। हमने कहा ना अंडा ना शामी, निकालो बाहर, साइड पे करो। और क्या नाम रखा था इसका? कुछ भी कर दो यार, करंट कुछ ऐसा लिखा था नाम, करंट कॉस्ट रिजर्व, कुछ भी लिख दो यार, कुछ भी लिख दो, बस फिगर सही निकालना। अब इधर देखो, आपने अगर ये दोबारा खरीदना है तो 12%, 25 का 12% निकाल लो यहां से। जैसे वो सवाल सुबह वाला देखो तो कितने परसेंट था जनरल रेट? तो हमने कहा था 1000 के ऊपर 7% लगाओ और 70 रुपये अलग करके रख लो। ऐसे ही 25 वाली चीज 12% महंगी मिलनी है ना, तो 25 तो पहले हमने डाला ही हुआ था बिजनेस में, अब मजीद कितना हमें रख लेना चाहिए लग करके? 25 का 12% और भी लग कर लें, तो 25 का 12 आ गया।
ठहर जाओ ना, अभी दूसरा भी तो है, रिजर्व तो इकट्ठे ही निकालोगे ना। तो 25 का 12% रख लो अलग, और दूसरे वाले को 35 की बजाय अब 45 में बेच सकोगे, तो इसको ऐसे करके निकाला था हमने, यानी कि माशाल्लाह से दोनों उसने इकट्ठे कर दिए बस। तो 45 माइनस 35। भाई अगर कॉन्सेप्ट आता हो ना तो पर्चे में कोई चीज़ नई नहीं होती बेटा जी। लेकिन एक छोटा सा मसला FAR 1 के बच्चे के साथ जो एडिशनल होता है, एडिशनल मसला ये होता है कि ये डर जाता है, पेपर का वैसे ही प्रेशर लिया होता है, हालांकि होता कुछ भी नहीं है पेपर, ठीक है जी। तो बस आपने डरना नहीं है, आधा तो आपने फेल डर के हो जाना, तो आपने बस ये नहीं करना, ओके। बाकी ये कॉन्फिडेंस रखें, इंशाल्लाह जो पढ़ा होगा उससे बाहर कुछ नहीं होता, बस आप प्रेशर ले जाते हैं, ठीक है जी। बताइए जी, 13 अलग कर दिया, ये जनाब अंडा और शामी निकल कर गया, ये हमने साइड पे कर लिया तुम्हारा अंडा शामी। बाकी जो है कितना 50, ये अब आपका प्रॉफिट है। जनरल वाला नहीं लगेगा ना बेटा, क्योंकि वो जनरल वाला कहाँ लगता, किसने कहा है, किसने कहा, मुझे तुम्हारी आवाज आई है, हाँ। ये वो जनरल वाला कब लगता था, जब फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस हो और मनी टर्म्स वाली ना हो, रियल टर्म्स। मनी टर्म्स तो जो 100 पढ़ा था वही 100 आज भी रखा है हमने, 10 साल बाद वही 100 हमारा पड़ा है, और 10 साल बाद तो उस 100 का कुछ नहीं आना। लेकिन फिर मैंने कहा था वो वाली ऑर्गेनाइजेशन जो फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस में मनी टर्म्स में चल रही हो, फिर सारी रिटेन अर्निंग्स का बर्गर नहीं खाती, वो रिटेन अर्निंग को संभाल के रखती है, और नॉर्मली यही चल रहा होता है ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन बहरहाल ये कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के अंदर है तो सही ना, कोई करना चाहे तो ऐसे कर सकता है, लेकिन करती कोई नहीं ऑर्गेनाइजेशन, वो रिटेन अर्निंग्स को ही सारा नहीं निकाल के जाती, बस तरतीब ये है, ठीक है। बोलो बोलो, ओके। अब बैलेंस शीट भी उसने कहा बना के दो भाई, बैलेंस शीट बना के दो भाई, रुपीज इन रुपीज, सुभान अल्लाह, लेकिन मैंने तो रुपीज इन 1000 कर दिया ना। चलो ये लिख लेना, पर्चे का सवाल है, और ये भी लिख लेना IEL, और भी बहुत कुछ लिखना पैना सी तुहानू, IEL, PNL के एक्सट्रैक्ट्स हैं, फॉर द ईयर एंड बता दो, पता नहीं इस पेन को क्या डेथ पड़ गई, थक गया मुझे लगता है। फॉर द ईयर एंडेड 28 फरवरी, ठीक है। ये ऐसे प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए ना, सवाल है ना, आपको मजाक है, 4 नंबर नहीं लेने आपने जी। उसके बाद IEL क्या, अल्लाह करे जैसा भी है आपका पर्चा पास हो जाए, एक्सट्रैक्ट्स बनाना बेटा, ये ना कहा करो मैंने सारा आज सारे टॉपिक में से चलते हैं, जो टॉपिक आप कर रहे होते हो आपको यही लगता है बस यार इससे तो आसान कुछ है ही नहीं, पर्चे में वही चीज़ें इकट्ठी होती हैं, पता नहीं हवा क्यों निकल जाती है, पेपर का प्रेशर असल में पहला तजर्बा है ना अभी। FAR 2 में जाकर जो जाते हैं वहाँ तक वो फिर तगड़े हो जाते हैं। और पता है अभी तक भी मैं जो होमवर्क दे रहा हूँ ना, FAR 2 वाले बच्चे सारे तकरीबन सारे 90% करके आ रहे हो, और आप अपनी क्लास का हाल देख लें, आपकी हफ्ते में एक एक्स्ट्रा क्लास है, और फिर भी आप लोग, जब होमवर्क का पूछता हूँ ना तो 10% तक तकरीबन आबादी रह गई जो इस वक्त तक पढ़ रही है, बाकी सारे फरवरी मोड पे लग चुके हैं। फरवरी में शुरू करेंगे, फरवरी में पढ़ते हैं, फरवरी में करेंगे, फरवरी में होमवर्क कर लेंगे, एक ही बार फरवरी में करेंगे, मंडे से करेंगे, ये उस मोड के ऊपर लगे हुए हैं, क्योंकि इनको अंदाज़ा नहीं है कि हम किस मुसीबत के से हमारा पाला पड़ा होगा। उनको अंदाज़ा है, यहाँ से निकल कर आगे गए हैं ना वो, उनको दोबारा कहना नहीं पड़ता, एक बार कहो बस एक्स्ट्रा क्लास है, वह है जी पता है, कह दिया होमवर्क है, वह है जी करना है पता है, 10 सवाल दे दिए जी, 15 दे, कोई मसला नहीं है, पता है हमारा ही फ़ायदा है, उनको नहीं बताना पड़ता। आप लोगों में से भी जो पास होकर आगे आ जाएंगे उनको नहीं बताना पड़ेगा, क्योंकि ये वही होंगे जो पढ़ रहे हैं, अभी भी कुछ नहीं गया। इट्स नेवर टू लेट, मैं बता रहा हूं आपको, इट्स नेवर टू लेट। आज से इरादा कर लें, सिर्फ 2 काम अब करने हैं, अब सिर्फ 2 काम करने हैं, सिर्फ 2 काम करने हैं। जो सवाल करना है सोल्यूशन देखे बगैर करना है, और 1.8 से मल्टीप्लाई करके करना है। काम तो सारे किए हुए ना, सारे टॉपिक्स आपने पढ़े, सारे सवाल तकरीबन किए आपने, कोई छुट्टी इक्का दुक्का अल्लाह माशाल्लाह को निकाल दें तो बाकी वो भी बाद में कर ही लिए होंगे,
तो आप हर सवाल 90% तक सही कर सकते हैं इंशाल्लाह। लेकिन मैं तो कह रहा हूँ आप पर्चे में 70% तक भी सही कर लें, हर सवाल तो पास है। तो अभी भी कुछ नहीं गया। लेकिन अब से लेकर 11 तारीख 11 मार्च तक मोबाइलों को, बटनों वाला मोबाइल रख लो, बल्कि रखो ही ना। मैं तो कहता हूँ अम्मा को बता दो फ़ोन करके कि मेरे जी वो साथ वाले कमरे में दोस्त रहता है, उसी के नंबर पे फ़ोन करके मेरा हाल हवाल ले लेना। मैं उसी के नंबर से फ़ोन करके अपना हाल हवाल दे दूंगा। मेरा कोई नंबर नहीं, जो यहाँ पे रह रहे हैं। जो घर चले जाएं वो तो वैसे ही फ़ोन बंद कर दें। जो दिमाग पे वो कोलों आ गए फिर किदी केड़ी लोड़ेगी, बस ठीक है, सुकून मारें, जो जहाँ जाते हैं जाएँ। 11 मार्च को होश आना चाहिए आपको। अभी भी कुछ नहीं गया। 3 पेपर वाले का 3 पास हो जाएंगे, जिन्होंने 4 रखे हुए 4 भी हो जाएंगे। 2 वाले तो शर्म आनी चाहिए कि 6 महीने में सिर्फ 2 पर्चे उन्होंने रखे। तो अभी भी कुछ नहीं गया। तो कौन कौन इंशाल्लाह अभी से पढ़ाई करेगा? इंशाल्लाह अभी से हाथ खड़ा करो। हजरत शर्म करो, कुछ हाथ खड़ा करो। सोल्यूशन नहीं ना देखेंगे अब। एक बार गलत सवाल कर लें बस, पर्चा पास है आपका। लेकिन ये कर लीजिएगा, अगर पहली बार ये काम पर्चे में करना पड़ा आपको, तो फिर आप भी उन्हीं में होंगे जो कहेंगे सर पेपर मैनेज नहीं हुआ, पेपर समझ नहीं आया। बाद में तो सारा कुछ आता था, बाद में सारा कुछ आता होता है। अभी मैं रीसेंट अटेम्प्ट आपको करवाऊंगा, आपको सब समझ आ रहा होगा 70-80%, 90% तक भी। लेकिन पर्चे में वही सवाल आपके सामने हो तो आप हवा निकल जाती है, प्रेशर ले जाते हैं। तो उस प्रेशर को खुद पे आप क्रिएट करें आज से ही। हर सवाल में टाइम का प्रेशर, अनसीन एलिमेंट का प्रेशर, ये अपने को आदत डालें। पूरा सेशन में तो आपने बात मानी नहीं, अब मान लें। जिन्होंने पहले मानी थी उनकी परसेंटेज पासिंग की पहले ही काफ़ी हाई है, वो इस चीज़ को कंटिन्यू करें, इंशाल्लाह वो और जल्दी इंशाल्लाह मंजिल पहुंचेंगे। पार्ट 2 हमने शुरू नहीं किया अभी तक, इन्ना लिल्लाह। पार्ट 2 शुरू करें।